नमस्कार। रसायन विज्ञान की हमारी इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतर रहे हैं जो सच में पूरी केमिस्ट्री की जान है, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंधन। जी। आज हम यही पता लगाएंगे कि कैसे ये नन्हे नन्हे परमाणु, एटम्स, एक दूसरे से जुड़कर अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर कुछ अच्छे स्रोत भी हैं जिनमें एक्सप्लेनेशंस और आर्टिकल्स शामिल हैं। हाँ। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि हाइड्रोजन H2 या क्लोरीन Cl2 जैसे परमाणु आखिर आपस में जुड़ते कैसे हैं, और खासकर ये सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड वाली बात क्या है। हम इनके पीछे के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें खंगालने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये चर्चा उन सब के लिए बहुत काम की हो सकती है जो केमिस्ट्री को और बेहतर समझना चाहते हैं या हो सकता है किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हों। बिल्कुल। तो फिर शुरू करें। चलिए इस आणविक साझेदारी की दुनिया में गोता लगाते हैं। चलिए। तो सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल ये, कोवैलेंट बॉन्ड आखिर है क्या चीज? सुनने में अच्छा लगता है जैसे कुछ लेन देन या साझेदारी जैसा कुछ। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। साझेदारी ही है इसका मूल मंत्र कह सकते हैं। अच्छा। देखिए, अगर तकनीकी तौर पर कहें तो कोवेलेंट बॉन्ड दो परमाणुओं के बीच का वो आकर्षण है, वो खिंचाव है जो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से पैदा होता है। हाँ। आप ऐसे सोचिए जैसे दो लोग मिलकर कोई एक चीज इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। और ये खास तौर पर तब बनता है जब जुड़ने वाले परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी साझा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है, हाँ। वो लगभग एक जैसी हो या उनमें बहुत मामूली सा फर्क हो। मतलब कोई दादागिरी नहीं चलती कि एक ने दूसरे से छीन लिया। अच्छा, मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, मिलकर साझा करते हैं। इस सोच की जड़ें करीब 100 साल पुरानी हैं। W. कॉसल और G. N. लुइस जैसे वैज्ञानिकों ने इसकी नींव रखी थी। इसे वैलेंस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। दिलचस्प। पर सवाल ये है कि परमाणु ये सब करते क्यों हैं? मतलब क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन साझा करने की? अकेले नहीं रह सकते क्या? अच्छा सवाल है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है स्थिरता की तलाश, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। हाँ, हर सिस्टम कम ऊर्जा और ज्यादा स्थिरता की तरफ जाना चाहता है। परमाणु भी यही चाहते हैं। G. N. लुइस ने यही समझाया था कि परमाणु जब बॉन्ड बनाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन खोकर, पाकर या फिर साझा करके, तो उनका मकसद होता है अपने सबसे बाहरी शेल, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों का एक खास स्थिर अरेंजमेंट पाना। स्थिर अरेंजमेंट कैसा? ज्यादातर मामलों में ये लक्ष्य होता है 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह बनाना। इसे कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट, 8 का आंकड़ा। जी, ये 8 का जादुई आंकड़ा आपको मिलेगा उत्कृष्ट गैसों में, नोबल गैसेस जिन्हें कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह। और ये गैसें बहुत स्थिर होती हैं, आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। हाँ, वो तो इनर्ट होती हैं। बिल्कुल। तो बाकी सारे परमाणु भी एक तरह से उनकी नकल करना चाहते हैं, उनके जैसा स्थिर बनना चाहते हैं। अच्छा, तो लक्ष्य है नोबल गैस जैसा बनना, 8 बारी इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन हाइड्रोजन जैसे छोटे परमाणु का क्या? उसके पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, वो 8 कैसे करेगा? बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। नियम सबके लिए बिल्कुल एक जैसा नहीं है। अच्छा। हाइड्रोजन और लिथियम जैसे जो बहुत छोटे परमाणु हैं, उनके लिए स्थिरता का पैमाना अलग है। उनके लिए लक्ष्य 8 नहीं बल्कि डुप्लेट होता है। डुप्लेट मतलब 2? हाँ, डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन। उनके बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना ही स्थिरता है, जो कि पहली नोबल गैस हीलियम के जैसा है। ओ, समझ गया। तो छोटे वाले हीलियम जैसा बनना चाहते हैं, बड़े वाले बाकी नोबल गैसों जैसा? बिल्कुल। तो जब हाइड्रोजन अणु H2 बनता है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और दोनों का डुप्लेट पूरा हो जाता है। और क्लोरीन Cl2 में? क्लोरीन का परमाणु बड़ा है, उसे ऑक्टेट चाहिए। तो Cl2 अणु में 2 क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। ठीक है। और इन साझा किए गए इलेक्ट्रॉन जोड़ों को दिखाने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में परमाणुओं के बीच एक लाइन खींच देते हैं, एक डैश। हाँ, वो डैश देखा है। वो डैश ही एक कोवेलेंट बॉन्ड है। एक डैश मतलब एक साझा इलेक्ट्रॉन जोड़ी। ठीक है, सिद्धांत तो अब काफी साफ हो गया। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन अणु H2। ये बनता कैसे है, जरा विस्तार से बताइए। जरूर। देखिए, एक अकेले हाइड्रोजन परमाणु H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
1s1, है ना? मतलब उसके पहले और एकमात्र शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ। अब उसे हीलियम जैसा बनने के लिए यानी डुप्लेट पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सही। तो जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो समझिए कि दोनों के मन में एक ही बात होती है, काश एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता। हा 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 हा। तो वो क्या करते हैं? वे अपने 1s ऑर्बिटल वाले इकलौते इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा कर लेते हैं। ये साझा इलेक्ट्रॉन जोड़ी अब किसी एक परमाणु की नहीं रहती, बल्कि दोनों के नाभिकों के बीच आ जाती है और दोनों को एक साथ बांध लेती है। अच्छा। इसे हम H.H या फिर H-H लिखते हैं। इस साझेदारी से दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का डुप्लेट पूरा हो गया और बन गया H2 अणु, जो अकेले H परमाणुओं की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिर होता है। ये लुईस डॉट वाला तरीका तो काफी सीधा है, समझने में आसान है, पर क्या ये पूरी कहानी है या ऑर्बिटल लेवल पर भी कुछ खास होता है जब ये जुड़ते हैं? मतलब कुछ और गहराई है इसमें? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। लुईस संरचना बहुत उपयोगी है, पर वो ये नहीं बताती कि इलेक्ट्रॉन असल में कहाँ है, कैसे साझा हो रहे हैं, कौन से स्थान में। इसके लिए हमें एक और थ्योरी की मदद लेनी पड़ती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। वीबीटी। हाँ, वीबीटी। ये कहती है कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक परमाणु का आधा भरा हुआ वैलेंस ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वाला क्षेत्र। हाँ, वो SPDF ऑर्बिटल। बिल्कुल। तो एक का आधा भरा ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के आधे भरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। मतलब उनके क्षेत्र एक दूसरे में समा जाते हैं, इंटरपेनिट्रेट करते हैं। ओवरलैप। हाँ, H2 के केस में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के पास 1s ऑर्बिटल है जो गोल होता है। ये दोनों ऑर्बिटल सीधे सीधे उनके नाभिकों को जोड़ने वाली लाइन पर यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर मिलते हैं। अच्छा, आमने सामने? बिल्कुल आमने सामने, अक्षीय ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप। इस तरह के सीधे ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। जी। और एक और जरूरी शर्त है वीबीटी की कि ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन विपरीत होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये भी जरूरी है? हाँ, तभी वो एक दूसरे को आकर्षित करके ऑर्बिटल में एक साथ रह पाते हैं। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैप, वाह, ये तो सच में दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात, जब ये परमाणु पास आते हैं, ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, हाँ, तो इनकी एनर्जी का क्या होता है? उसमें कुछ बदलाव आता है? अरे एनर्जी का खेल तो बहुत ही अहम है इसमें। आप कल्पना कीजिए, दो हाइड्रोजन परमाणु बहुत दूर है, अनंत दूरी पर। ठीक है। जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आते हैं, दो तरह के बल काम करने लगते हैं। एक तो आकर्षण बल, एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और दूसरा प्रतिकर्षण बल, दोनों नाभिक एक दूसरे को धकेल रहे हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को धकेल रहे हैं। हाँ, प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी, पर प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही। तो जब वो दूर से पास आना शुरू करते हैं, शुरू में आकर्षण बल ज्यादा हावी होते हैं। इस आकर्षण की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। एनर्जी कम होती है मतलब सिस्टम ज्यादा स्थिर होता जाता है। एकदम सही। एनर्जी कम होना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा पास आ जाए, जरूरत से ज्यादा, तो फिर नाभिकों के बीच का जो प्रतिकर्षण है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ओह। और तब सिस्टम की एनर्जी अचानक से बढ़ने लगती है, वो अस्थिर हो जाता है। तो होता क्या है, एक खास दूरी ऐसी आती है जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच एक परफेक्ट संतुलन बन जाता है। संतुलन? हाँ, उस दूरी पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, न्यूनतम, और वही दूरी कहलाती है बॉन्ड लेंथ। उस बिंदु पर अणु सबसे ज्यादा स्थिर होता है। अच्छा, तो न बहुत दूर न बहुत पास, एक सही दूरी। बिल्कुल जैसे हाथ मिलाते वक्त होता है। और H2 बनने के दौरान जो ऊर्जा कम होती है, जो निकलती है, वही उस HH बॉन्ड की ताकत होती है, बॉन्ड एनर्जी। समझ गया। तो एनर्जी कम करके स्थिरता पाना ही मकसद है। जी। हाइड्रोजन का मामला तो अब एकदम साफ हो गया। अब लेते हैं क्लोरीन का उदाहरण। वो थोड़ा बड़ा परमाणु है, उसका अणु कैसे बनता होगा? प्रक्रिया वैसी है? हाँ, मूल सिद्धांत वही है, बस परमाणु अलग है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नियॉन 3s2 3p5। नियॉन कोर के बाद 3s में 2, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। तो इसके सबसे बाहरी शेल यानी तीसरे शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब
आर्गन जैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 हैं तो बस एक और चाहिए 8 करने के लिए। सही कहा, बस एक। तो जब 2 क्लोरीन परमाणु पास आते हैं तो वो भी हाइड्रोजन की तरह ही सोचते हैं। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वे भी आपस में साझेदारी कर लेते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की। हाँ, दोनों अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आमतौर पर वो जो अकेले p ऑर्बिटल में होता है, उसे साझा करते हैं। ये साझा इलेक्ट्रॉन जोड़ी दोनों के बीच एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड Cl-Cl बना देती है। और दोनों का ऑक्टेट पूरा? जी हाँ, इस साझेदारी से दोनों क्लोरीन परमाणुओं के बाहरी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऑक्टेट पूरा, और Cl2 अणु बन जाता है। और वीबीटी के नजरिए से? यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि ये पहला बॉन्ड है, लेकिन यहाँ ओवरलैप हाइड्रोजन की तरह 1s ऑर्बिटल का नहीं, बल्कि 2 क्लोरीन परमाणुओं के p ऑर्बिटल्स का होता है, वो भी अक्षीय ओवरलैप। अच्छा, तो ऑर्बिटल्स अलग हो सकते हैं, पर अगर अक्षीय ओवरलैप है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने देखा कि H2 और Cl2 दोनों में परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी साझा करके सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। क्या हमेशा ऐसा होता है? मतलब हमेशा एक ही जोड़ी साझा होती है, या कभी-कभी परमाणु ज्यादा उदार होकर एक से ज्यादा जोड़ी भी शेयर कर लेते हैं? उदारता कहें या जरूरत, बिल्कुल, परमाणु जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ी भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक जोड़ी साझा करना काफी न हो, तो वो 2 जोड़ियां या यहाँ तक कि 3-3 जोड़ियां भी साझा कर सकते हैं। 2 या 3 जोड़ियां? हाँ, तो इसी आधार पर बॉन्ड के प्रकार होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो हमने देख लिया H2 और Cl2 में एक साझा इलेक्ट्रॉन जोड़ी, जैसे HH-Cl-Cl। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ये तब बनता है जब 2 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ियां साझा करते हैं, यानी कुल 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बीच में। उदाहरण? सबसे आम उदाहरण है ऑक्सीजन अणु O2, जिससे हम सांस लेते हैं। उसमें 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड O=O होता है। या फिर एथिलीन C2H4 गैस, उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड C=C होता है। अच्छा, O2 और C2H4। और फिर आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ 2 परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ियां साझा करते हैं, कुल 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत मजबूत होगा। बिल्कुल। हवा में जो नाइट्रोजन गैस है, N2 है, करीब 78%, उसमें 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसीलिए नाइट्रोजन इतनी अक्रियाशील होती है। हाँ, सुना है, N2 बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। एक और उदाहरण है एसिटिलीन C2H2, जो वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है। उसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, N2 और C2H2। तो आप देख रहे हैं कैसे अलग-अलग परमाणु अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, स्थिरता पाने के लिए अलग-अलग साझाकरण रणनीतियां अपनाते हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और आपने कहा ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, सामान्य तौर पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से। साथ ही बॉन्ड लेंथ भी कम होती जाती है। सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा। जैसे 3 रस्सियां मिलकर ज्यादा मजबूती से खींचेंगी और पास भी ले आएंगी। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। और ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, इनमें एक सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है। हाँ, वो तो पहला बॉन्ड होता है। उसके साथ साथ एक डबल बॉन्ड में या 2 ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड्स भी होते हैं। पाई बॉन्ड, ये क्या है? पाई बॉन्ड्स ऑर्बिटल्स के साइड से ओवरलैप करने पर बनते हैं, अक्षीय नहीं, पार्श्व, साइडवेज ओवरलैप। ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। लेकिन खैर, पाई बॉन्ड की कहानी थोड़ी और जटिल है, शायद उस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं। जरूर जरूर। अभी के लिए ये समझना काफी है कि मल्टीपल बॉन्ड में सिग्मा के अलावा पाई बॉन्ड भी होते हैं। जी, चलिए, हमने काफी कुछ समझ लिया। इलेक्ट्रॉन साझा करना, ऑक्टेट और डुप्लेट नियम, फिर ये सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर हम इन सबको एक साथ देखें, पूरी तस्वीर को, तो इसका बड़ा मतलब क्या है, निचोड़ क्या है सबका? देखिए, निचोड़ ये है कि परमाणुओं का ये आपस में जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों को साझा करना, यही कोवैलेंट बॉन्डिंग है। और यही वो गोंद है जो हमारे आसपास की दुनिया को एक साथ जोड़े हुए है।
यही बॉन्डिंग तय करती है कि अणु कैसे दिखेंगे, उनका आकार कैसा होगा, वो कितने मजबूत या कमजोर होंगे, वो रोशनी के साथ, गर्मी के साथ या दूसरे अणुओं के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। सब कुछ बॉन्ड पर निर्भर करता है। लगभग सब कुछ। आप सोचिए, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, डीएनए, कोशिकाएं, सब इन्हीं बॉन्ड्स का खेल है। पानी जो हम पीते हैं H2O, हवा में ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, खाना, कपड़े, प्लास्टिक। हाँ, दवाइयाँ, पेट्रोल, लकड़ी, अनगिनत चीजें, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक, ज्यादातर यौगिकों का आधार यही कोवैलेंट बॉन्डिंग है। तो संक्षेप में कहें तो ये बॉन्डिंग ही वो भाषा है जिसमें प्रकृति अणु बनाती है। वाह। और अगर हम इस भाषा को समझते हैं तो हम न केवल प्रकृति को बेहतर जान पाते हैं, बल्कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से नए अणु, नई सामग्री, नई दवाएं बनाने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब केमिस्ट्री की बुनियाद समझने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड को समझना बहुत जरूरी है। अनिवार्य है, मैं कहूंगी। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने जाना कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं जब परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जी, स्थिरता पाने के लिए। हाँ, स्थिरता पाने के लिए, जो अक्सर ऑक्टेट नियम 8 इलेक्ट्रॉन या छोटे परमाणुओं के लिए डुप्लेट नियम 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके मिलती है। सही। हमने H2 और Cl2 के उदाहरण देखें, जहां एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी साझा होती है और सिंगल बॉन्ड बनता है। बिल्कुल। और फिर हमने ये भी समझा कि जरूरत पड़ने पर परमाणु 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ियां भी साझा कर सकते हैं, जिससे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। हाँ, जैसे O2, N2, C2H4 या C2H2 में। तो ये थी कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की ओर ले जाता है, जिस पर हम शायद आगे सोच सकते हैं। अच्छा, वो क्या? हमने बात की कि बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड अक्षीय ओवरलैप से, और आपने बताया कि मल्टीपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड भी होते हैं जो पार्श्व ओवरलैप से बनते हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि ये जो ओवरलैप का तरीका है, मतलब सिग्मा है या पाई, किस तरह के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ये चीज अणु के अंतिम आकार को, उसकी ज्योमेट्री को, जैसे वो लीनियर है, बेंट है या प्लेनर है, और उसके गुणों को, जैसे उसकी रिएक्टिविटी, उसका स्पेक्ट्रम, कैसे प्रभावित करती है। मतलब बॉन्ड बनने का तरीका अणु के पूरे चरित्र को कैसे गढ़ता है। एग्जैक्टली। ये सोचना हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में मदद कर सकता है। कैसे परमाणुओं के जुड़ने का ढंग ही अणु की पूरी कहानी लिख देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर शायद हम अगली बार और बात कर सकते हैं। जरूर। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।